वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है श्रोता विश्लेषण। तो आइए इसके संबंध में चर्चा कर लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि श्रोता से क्या आशय है। व्यक्तियों का वह समूह जो संप्रेषण को, संचार को सामूहिक रूप से देखता है, सुनता है और पढ़ता है, उसको हम श्रोता कहते हैं। ऑडियंस जो शब्द है अंग्रेजी के ऑडियो से बना है, जिसका अर्थ सुनने वाला, देखने वाला और पढ़ने वाला होता है। संप्रेषण में संप्रेषक एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष श्रोताओं का होता है। श्रोताओं को हम जनरली दर्शक या पाठक भी कह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं श्रोता की जो आवश्यकताएं हैं श्रोताओं की, वो क्या क्या है। पहला है सूचना संबंधी आवश्यकताएं। प्रभावी संचार तभी अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है जबकि वह अपने श्रोताओं की आवश्यकताओं को समझे तथा संचार माध्यम से उसे पूरा करे। इसके लिए आवश्यक है कि जो संचार करता बोलने वाला व्यक्ति है, उसको ज्ञात होना चाहिए कि उसके श्रोता क्या जानना चाहते हैं। इस बात का प्रत्यक्षतः पूछ कर ही ज्ञात किया जा सकता है तथा बिना कहे प्रश्नों के अनुमान के माध्यम से भी ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा है श्रोताओं की व्यावसायिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। प्रत्येक श्रोता को कुछ व्यावहारिक आवश्यकताएं होती है। यह आवश्यकताएं अलग अलग व्यक्ति की समयानुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे 16 से 22 साल की एज के व्यक्ति को के बारे में कहेंगे तो हो सकता है म्यूजिक, सिंगिंग, गाना बजाना, इस टाइप के जो एक्टिविटी हैं अच्छे लगते होंगे। 35 से 40 साल के अगर व्यक्तियों की बात करें तो जो लाभप्रद नुस्खे हैं संबंधी जो वार्तालाप है वो उनको अच्छा लगता होगा। 60 साल से अधिक के व्यक्तियों की बात करें तो उनको धर्म से संबंधित या कुछ हेल्थ से संबंधित बातें उनको अच्छी लगती होगी। संदेश देने वाले व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना संदेश किस व्यक्तियों को, वो किस व्यक्ति को, किन व्यक्ति समूह को देना चाहता है। संदेश तभी प्रभावी होगा जब संदेश का प्रत्यक्ष ताल्लुक उससे संबंधित श्रोताओं के सम्मुख अथवा उनके लिए हो। लास्ट में देखते हैं श्रोताओं को रिझाने जो संबंधित आवश्यकता है। कुछ परिस्थितियों में संदेशों का उद्देश्य जो है श्रोता जो है उनको व्यवहार तथा कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए या उनको रिझाने के लिए होता है। संदेशवाहक के लिए मुख्य समस्या तब आती है जब श्रोता उसके संदेश को अस्वीकार कर देता है। ऐसी परिस्थिति में संदेशकर्ता अपने संदेश माध्यम, संचार माध्यम से श्रोताओं को अपनी ओर रिझाते हैं और उनकी सोच में परिवर्तन ला देते हैं। इस प्रकार की जो अप्रोच है उसका विज्ञापन है तो बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कोई एक प्रोडक्ट बाजार में बहुत अधिक चल रहा है तो उसकी प्रतिस्पर्धा में दूसरा प्रोडक्ट भी विज्ञापन में कहेगा कि वही पुराना जो भी है उसको दूसरे एग्जाम्पल देकर वो अपना नया विज्ञापन लॉन्च करेगा। तो ऐसे कुछ हैं जो श्रोताओं को रिझाने के लिए संप्रेषण किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आवश्यकताओं के बाद श्रोताओं की विशेषताएं क्या क्या है। श्रोताओं की विशेषताओं में दो विशेषताएं मुख्यतः रखी गई है। पहला है मिश्रित व्यक्तित्व के श्रोता। ऐसे श्रोता जो केवल एक जगह विशेष पर एकत्रित व्यक्तियों की भीड़ नहीं होती बल्कि उनका मिश्रित और सामूहिक व्यक्तित्व होता है। व्यक्तिगत बोध प्रत्यक्षीकरण में कहेंगे तो यद्यपि श्रोताओं का जो समूह है वो व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व होता है, किंतु संप्रेषण को श्रोता नितांत व्यक्तिगत स्तर पर अपने मानसिक बोध द्वारा ग्रहण करते हैं। हालांकि जो समूह है श्रोताओं का एक सामूहिक रूप में होता है, लेकिन प्रत्येक श्रोता अपने व्यक्तिगत बोध के आधार पर ही उसको ग्रहण करता है। श्रोताओं के मध्य जो संप्रेषण का बोध है समान और अलग अलग हो सकता है। तो ये व्यक्तिगत बोध प्रत्यक्षीकरण और मिश्रित व्यक्तित्व ये श्रोताओं की कुछ विशेषताओं में शामिल है। इसके बाद हम आगे देखते हैं श्रोताओं के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। पहला है उच्च स्तरीय श्रोता। संस्था अथवा संगठन के नीति नियोजक, शीर्ष प्रबंधक, निर्णयकर्ता और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जब श्रोता के रूप में उपस्थित होते हैं तो इनको उच्च स्तर के श्रोता के वर्ग में शामिल किया जाता है। इनको नेतृत्व करने वाले श्रोता अथवा प्रबुद्ध श्रोता भी कहा जाता है। दूसरा है विशिष्ट श्रोता। जब समान विशिष्टता वाले व्यक्तियों का समूह श्रोता के रूप में उपस्थित होता है तो उसको विशिष्ट श्रोता गण कहते हैं। जैसे पत्रकारों का समूह है, कार्यदल के सदस्य हैं, समान स्तर के जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं आदि, इनको हम कहेंगे तो विशिष्ट श्रोता कह सकते हैं। इसके संबंध में जैसे ग्रुप डिस्कशन है, कोई सेमिनार है, तो ऐसे जो फंक्शन है आयोजित किए जाते हैं। लक्ष्य श्रोता की बात करें तो आंतरिक और बाह्य संप्रेषण में लक्ष्यों के अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया में उपस्थित श्रोताओं को लक्ष्य श्रोता कहते हैं। संप्रेषण को अपने संदेश के निहित लक्ष्यों से जिन श्रोताओं को प्रभावित करना होता है उनको लक्ष्य श्रोता कहा जाता है, जिनको टारगेट किया जाता है। जैसे विपणन संप्रेषण में ग्राहक
प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागी सदस्य लक्ष्य होता है। लास्ट है सामान्य श्रोता। इसकी संख्या अति विशाल और बिखरी हुई होती है। संप्रेषण जनसंचार में सामान्य श्रोताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनको आम जो दर्शक बोलते हैं, आम पब्लिक बोलते हैं, साधारण पाठक भी कहा जाता है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, विशाल संख्या होती है। तो ये 4 जो प्रकार हैं श्रोताओं के, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं श्रोता विश्लेषण क्या चीज़ है। संप्रेषण द्वारा, संचार द्वारा सहयोगियों की वैयक्तिक, प्रबंधकीय, संगठनात्मक एवं व्यवहारिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करना तथा साथ साथ बाह्य पक्षों के मध्य संगठन, उत्पाद, कार्यप्रणाली की स्वच्छ छवि को निर्मित करना प्रमुख ध्येय होता है। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए संप्रेषण के प्रभावों का परीक्षण एवं उनका अध्ययन ही श्रोता विश्लेषण कहा जाता है। ये श्रोता विश्लेषण के संबंध में हम शार्ट में कहें, साधारण शब्दों में कहें तो श्रोता विश्लेषण से आशय श्रोता की जो पृष्ठभूमि है, आदत है, विश्वास है, भावना है, परिवेश, उनका वातावरण और उनका जो दृष्टिकोण है उसका भली प्रकार अगर से हम अध्ययन कर लेते हैं ताकि संप्रेषण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, तो इसका आशय श्रोता विश्लेषण से लिया जाएगा। ये श्रोता विश्लेषण के संबंध में आशय है। इसको आप अच्छे से अपने बुक और गाइड से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा समझने का को प्रयास कीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। श्रोता विश्लेषण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। पहला है श्रोताओं तक पहुँच। संप्रेषण जो है श्रोताओं के किस वर्ग, किस खंड, किस क्षेत्र तक पहुँच रखता है। दूसरे शब्दों में संप्रेषण के जो फैलाव की परिधि में कितने श्रोता शामिल हैं, इसको श्रोताओं तक पहुँच कहा जाता है। दूसरा है श्रोताओं का प्रत्युत्तर। संप्रेषण प्राप्तकर्ता और श्रोताओं ने प्रत्युत्तर किस प्रकार रिस्पॉन्स दिया है, क्या वे संदेश के वास्तविक अर्थ को समझे, क्या संदेश के अनुसार वांछित प्रतिक्रिया हुई है, क्या प्रतिक्रिया का रुख सकारात्मक है। ऐसे जो प्रत्युत्तर कहना चाहिए, उनका जो रेस्पॉन्स है, ये एक उद्देश्य हो सकता है। संप्रेषण प्रभाव, क्या संप्रेषण या संचार ने जो श्रोताओं पर कोई प्रभाव डाला है, श्रोताओं के दृष्टिकोण एवं विचारों पर क्या सार्थक प्रभाव पड़ा है, ऐसे कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। प्रभाव की प्रक्रिया, श्रोताओं को प्रेरित किस प्रक्रिया द्वारा किया गया, किस संप्रेषण संचार माध्यम का कितना प्रभावकारी उपयोग संप्रेषण में किया गया, श्रोताओं के ऊपर पड़े गए जो प्रभाव है उसका प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स किस प्रकार किया गया। ऐसे जो प्रश्नों के हल हैं वो श्रोता विश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया में शामिल है और ये इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं श्रोता विश्लेषण की अवस्थाएं क्या क्या हो सकती है। संप्रेषण से पूर्व विश्लेषण, जब श्रोताओं की संख्या, आयु वर्ग, उनके जो लिंग है, शैक्षिक स्तर है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अनुभव, कौशल का प्रारंभिक यदि विश्लेषण किया जाता है तो इसको संप्रेषण से पूर्व विश्लेषण कहते हैं। इसके बाद संप्रेषण के समय विश्लेषण, केवल मौखिक सार्वजनिक प्रस्तुति या आमने सामने के वार्तालाप के समय ही यह विश्लेषण किया जा सकता है। जो प्रस्तुत करता है अथवा जो प्रेक्षक है द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान श्रोताओं का विश्लेषण किया जाता है। श्रोताओं के सुनने के ढंग, श्रोताओं की जो मुख्य अभिव्यक्ति है, श्रोताओं की जो ताली बजाने की शैली है, उनकी जो खामोशी है और अन्य जो प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स देने का जो है गहन विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण का उद्देश्य श्रोताओं की जो तात्कालिक प्रतिक्रिया है की जानकारी प्राप्त करना होता है। इस विश्लेषण से संप्रेषक को भी पर्याप्त प्रतिपुष्टि, उसका जो है फीडबैक जो है मिल जाता है। लास्ट संप्रेषण उपरांत जो विश्लेषण है। व्यावसायिक संप्रेषण सदैव उद्देश्य परक होता है जिसमें कोई लक्ष्य अवश्य अंतर्निहित होता है। व्यावसायिक संप्रेषण के औचित्य का परीक्षण भी इस विश्लेषण के लिए किया जाता है, इस विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। श्रोताओं ने संप्रेषण को किस प्रकार प्रत्यक्षीकरण किया है, उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करने में कहाँ तक सफल रहा है, इस विश्लेषण को संप्रेषण लक्ष्य विश्लेषण कहा जाता है। विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य संप्रेषण द्वारा संगठन के जो प्रेरित कार्यक्रम हैं और उसका जो इमेज जो है बिल्डिंग कहना चाहिए, छवि निर्माण, उसमें सफलता का निरीक्षण करना होता है। तो ये श्रोता विश्लेषण की कुछ अवस्थाएं हैं, 3 कंडीशन, संप्रेषण करने से पूर्व का, संप्रेषण के समय का और संप्रेषण उपरांत विश्लेषण किया जा सकता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं श्रोता विश्लेषण की कुछ तकनीकें हैं, क्या क्या है। पहला है मानक तकनीकें। इसके अंतर्गत संप्रेषण के प्रायोजन जो है के लिए निश्चित लक्ष्यों का मानक निर्धारित किया जाता है और उसके उपरांत संप्रेषण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे श्रोताओं के एक समूह के मध्य
संप्रेषण उपरांत श्रोताओं को प्रश्नावली के उत्तर देने पड़ते हैं। सही उत्तर के आधार पर संप्रेषण प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। प्रश्नावली तैयार करते हैं, जो श्रोता हैं उनको वो प्रश्नावली दी जाती है, उनके उत्तर के आधार पर एक विश्लेषण किया जाता है। अवलोकन तकनीक एक होता है, इसके तहत श्रोता विश्लेषण की यह सरल और सामान्य तकनीक इसको माना जाता है। यह तकनीक श्रोताओं की निश्चित अवधि तक गहन अवलोकन पर निर्भर करती है। इस तकनीक में श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं का मात्र अवलोकन प्रेक्षक की भांति किया जाता है। अगला है प्रत्यक्षीकरण या बोध अध्ययन तकनीक। व्यवहार विज्ञान के अनुसार श्रोता विश्लेषण की विश्वसनीय तकनीक ये बोध अध्ययन तकनीक या प्रत्यक्षीकरण अध्ययन तकनीक को माना जाता है। संप्रेषण या संचार के जो विचारों को, संदेश को विचारों के माध्यम से श्रोता को किस प्रकार बोध करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है। नकारात्मक बोध को सूचनाओं, तथ्यों और प्रभावी संप्रेषण के द्वारा सकारात्मक बोध में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये इसकी तकनीक है। दृष्टिकोण अध्ययन तकनीक। संप्रेषण का प्रबलतम उद्देश्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण को वस्तु, विचार, नीति, व्यक्ति, संदेश के संदर्भ में सकारात्मक रूप प्रदान करना होता है। श्रोता विश्लेषण के लिए उनके दृष्टिकोण और उसमें परिवर्तन का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। लास्ट पॉइंट है सर्वेक्षण तकनीक। श्रोता विश्लेषण के लिए सर्वेक्षण तकनीक भी परंपरागत माध्यम है। साक्षात्कार, प्रश्नावली, परिचर्चा, डिस्कशन, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा संप्रेषण प्रभाव का श्रोताओं पर अध्ययन किया जाता है। ये इसके कुछ पॉइंट है श्रोता विश्लेषण की तकनीक की, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल, हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।